आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। तो डू यू नो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या आप लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं या आपने कभी रिफ्लेक्शन वाला कोई फिनोमेना होते हुए देखा है? तो अगर हम बात करें कि आपने कभी कभी देखा होगा कि बाल्टी वगैरह के अंदर हम कॉइन वगैरह डाल देते हैं या मग वगैरह पड़ा हुआ होता है तो वो हमें कुछ ऊंचा दिखाई देने लगता है, या कभी कभी हम बाज़ार से फ़िश वगैरह ख़रीद कर लाते हैं और एक्वेरियम में देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो एक फ़िश हमें कुछ ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी ग्लास वगैरह में पानी वगैरह भरा हुआ है, फिल है, तो हम देखते हैं उसके अंदर हम कोई पेन वगैरह डालते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, अंदर की तरफ से झुका हुआ और बाहर से उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ फिनोमेना हम लोग अपनी जर्नल लाइफ में देखते हैं। या एक कॉमन सा एग्जांपल होता है, जब भी हम वुड वगैरह जला रहे होते हैं तो उससे स्मोक वगैरह जो निकलता है वो ऊपर जाता है, तो हम जब दूसरी तरफ की चीज़ें देखते हैं स्मोक से पास होती हुई, तो हमें लगता है कि चीज़ें हिल रही हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो ये सब कुछ, ये सारे फिनोमेना जो होते हैं हमारे, बेसिकली ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होते हैं। तो हम पढ़ते हैं, चलिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि जब भी कोई लाइट, अगर आप यहाँ पर देखें हमारी इंसिडेंट ले किसी सरफेस पर आकर गिर रही है तो हमारे पास दो मीडियम है। एक आप ये देख पा रहे होंगे वाइट कलर का मीडियम है, एक ये ब्लू कलर का मीडियम है। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक फर्स्ट मीडियम अलग है और सेकंड मीडियम हमारा अलग है। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जैसे ही वो किसी सरफेस पर या इंटरफेस पर, ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसे कहते हैं इंटरफेस। यानी वो लाइन जो दोनों मीडियम को अलग कर रही हो, एयर को किससे अलग कर रही है, वाटर या जो भी अदर मीडियम है उससे अलग कर रही है। तो जब भी कोई रे किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो वो हम उस पॉइंट पर नॉर्मल बना लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये लाइट की जो रे है, या तो ये नॉर्मल की तरफ जा रही है या ये नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, क्या होता है कि लाइट या तो नॉर्मल की तरफ आ रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है, या ये हम कह सकते हैं कि लाइट बैंड हो रही है पानी में या दूसरे मीडियम में जाकर लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है। तो अगर लाइट बैंड हो रही है तो लाइट का बेंडिंग होने का ये जो फिनोमेना है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर ये लाइट सीधी चली जाती तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, मगर क्योंकि ये लाइट मुड़ गई है, बैंड हो गई है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर या एनी अदर मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा, एयर से वाटर में जा रही है, हमारा कहना है ये किसी अदर मीडियम में भी जा रही है और लाइट को हम बैंड होते हुए देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। इससे पहले जो हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट टकराने के बाद तक दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, तो लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है और जाने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये फिनोमेना हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है वाई लाइट बैंड। तो सर ये लाइट बैंड क्यों होती है? तो इसका रीज़न हम लोग जानते हैं। बेसिकली लाइट बैंड होने का रीज़न क्या होता है कि जब अब लाइट एयर से जाती है किसी दूसरे मीडियम के अंदर, तो लाइट जो है एयर के अंदर जो उसकी स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, वैक्यूम के लगभग बराबर होती है। तो जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाती है। क्या हो जाता है, लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो जब लाइट की स्पीड कम होती है तो उसकी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई रे डेंसर मीडियम से या वाटर से एयर के अंदर आ रही है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो लाइट की स्पीड कम होने की वजह से ही या ज़्यादा होने की वजह से ही लाइट बैंड होती है। ठीक है, तो रीज़न देखते हैं हम कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। हर सब्सटेंस में अलग अलग है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। थर्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट स्पीड चेंज, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो स्पीड के अंदर चेंजेस आता है उसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि बैंडिंग के होने का रीज़न है स्पीड। तो स्पीड कम हो जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है और उसके बाद एयर में होती है, दोनों में लगभग बराबर के करीब ही हम मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस भी मीडियम में लाइट जाती है उसकी स्पीड कम ही हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एयर के कंपैरिजन में और जितने भी मीडियम हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे डेंसर मीडियम ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है कोई भी, जब लाइट उसके अंदर चलती है, ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि सर व्हाट डू यू नो अबाउट मीडियम। बच्चे से पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मीडियम, आप मीडियम के बारे में क्या जानते हो। तो बच्चा कंफ्यूज है, चलिए हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो
ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज ए मीडियम। एक कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है, चल के जा सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, इसके आपको मैं एग्जांपल वगैरह बाद में दिखाऊंगा कि लाइट कैसे चलती है। ठीक है, तो जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलती है तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन दिखाई भी हमें देता है। तो मीडियम किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को मीडियम कैसे। आप ट्रांसपेरेंट में कौन कौन आता है, ग्लास आता है, वाटर आता है, डायमंड आता है, केरोसिन आती है। ठीक है, इसी तरीके से और हमारा जो आइस है वो भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जो ट्रांसपेरेंट में होती है। मैं उसकी आपको टेबल शो करूँगा। ठीक है, तो आप उसे वहाँ पर देखकर याद रख सकते हैं। तो मीडियम हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मीडियम, हमारे पास टू टाइप के मीडियम होते हैं। एक मीडियम होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहते हैं, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। तो हमने क्या देखा है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो लाइट की, हमारे आसपास एयर है तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो हम क्या देखते हैं, ये बात कि लाइट से अगर एयर से लाइट अगर किसी और भी ऑप्टिकली मीडियम में जाती है तो वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब एयर जो है हमारा वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है कंपैरिजन टू अदर मीडियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाटर से ग्लास में जाती है तो वाटर हमारा कैसा, रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हमारे ये कहलाते हैं और लेस डेंसर मीडियम भी इनको कहते हैं। इसी तरीके से हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करते हैं। तो ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी होती है, लेस होती है, इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर सॉरी डेंसर है, बाय मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा और मोर डेंस मीडियम कहलाएगा। ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ग्लास को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने की क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होने का पहला रूल देखते हैं हम। पहला रूल ये है कि व्हेन ए लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी एक लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट कहाँ बैंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एयर हमारे लिए कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और अगर वो वाटर के अंदर जाएगी तो वाटर कंपैरिजन टू एयर इज डेंसर। तो आप क्या देखेंगे कि लाइट की जो है नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। ठीक है, तो जब भी लाइट एयर से वाटर में जाती है तो बैंड हो जाती है, वाटर से ग्लास में जाएगी तो भी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रेयर से लाइट जब भी डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, आप खुद भी इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हैं कि अगर आप एयर के अंदर चलते हैं तो आपकी स्पीड चलने की ज़्यादा होती है, फिर अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप वाटर के अंदर जाएंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सा, आप भी अपने तौर पर याद रख सकते हैं, जहाँ मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ वो डेंसर रेयरर मीडियम हो गया, और जहाँ पर मैं हल्का हल्का चल पा रहा हूँ वो मेरे लिए डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कि जब भी लाइट एयर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, तो जो रे जा रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और जिस मीडियम में जा रही है उसको डेंसर कहते हैं। तो ब्लू कलर का हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है और व्हाइट जो है इसके चारों तरफ क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ठीक है, तो व्हेन ए लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। यही रीज़न होता है कि हमें चीज़ें टेढ़ी होकर दिखाई देती हैं, पेंसिल वगैरह टेढ़ी दिखती है, क्योंकि हमें डेंसर मीडियम से में जाती है, जिससे लाइट रेयरर मीडियम के अंदर जाती है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं डायग्राम के अंदर कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, यानी वाटर है मान लीजिए, तो वाटर से अगर एयर में जाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जो हमारा जहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे से एंगल बनता है उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो लॉ हैं। पहला लॉ हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ में बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, प्लेन अलग अलग नहीं होता है। यानी अगर एक्स वाई प्लेन है तो लाइट अगर एक्स वाई प्लेन में आई है तो एक्स वाई प्लेन में ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, देखिए जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन के अंदर होता था, हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ आई यानी इंसिडेंट एंगल बराबर होता था रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो इसी तरीके से ट्राई की गई, शायद इसमें भी कुछ बात होती है। तो हमने काफ़ी सारे रूल साइंटिस्ट ने बना के देखे, तो उसमें जो सेट बैठा वो बैठा कि अगर साइन आई कर दिया जाए और साइन आर ले लिया जाए, उनका रेशियो निकाला जाए, तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है किन्हीं भी दो मीडियम्स के लिए, और अगर लाइट का कलर भी सेम है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो मीडियम के लिए ये बात हमारी क्लियर होती है। देखो इसमें आगे ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, क्या बात याद रखनी है, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे अगर एयर और वाटर के अंदर है तो उसके लिए कांस्टेंट ही होगा, चेंज नहीं होगा, अगर कलर भी सेम ही है। यानी अगर ग्रीन कलर है तो रिफ्रैक्शन कांस्टेंट अलग होगा, और अगर रेड है तो अलग होगा, वॉयलेट है तो अलग होगा। इस तरीके से अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो अब आगे की बात करते हैं। द सेकंड लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी हमारा कहलाता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, लाइट जा रही है हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वन। ठीक है, तो वन से लाइट कहाँ जा रही है, सेकंड में जा रही है, तो उसे लिखते हैं हम 2 1 साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो इस लॉ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये n2 हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेशियो होता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे साइन लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से, मीडियम वन से मीडियम टू के अंदर जा रही है। मान लीजिए एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो स्पीड किस में देखेंगे, लाइट के एयर के अंदर स्पीड देखेंगे, फिर जो मीडियम में गई है उसके अंदर स्पीड देखेंगे, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। वो जो रेशियो आएगा हमारे पास वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो अच्छा, एक गर्ल हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है। तो बेसिकली बेटा याद रखना है हम लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कि जब भी लाइट मतलब दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो लाइट कितनी बैंड होगी, यानी उसकी स्पीड कितनी कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या बात मालूम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर हम बता सकते हैं कि लाइट की स्पीड बेसिकली कितनी कम हुई है। मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब लाइट की स्पीड जब एयर से दूसरे मीडियम के अंदर गई है तो आधी रह गई है। कितनी रह गई है, आधी रह गई है। मान लीजिए एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो अगर वो वाटर किसी और मीडियम के अंदर गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो उसके अंदर उसकी स्पीड 1.5 × 10⁸ रह चुकी है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कि लाइट की स्पीड बेसिकली कितनी कम हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखता हुआ नजर आता है, जैसे 1.33 लिखा हुआ मिलता है आपको, या 1.441 लिखा हुआ मिलता है आपको, तो आप ये बात लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी स्पीड कम हो चुकी हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हमने इतने से डिवाइड कर देंगे तो उतनी स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारे पास फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट करवाए हैं कि C अपॉन वी, एक स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड ऑफ वैक्यूम या एयर के अंदर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम V, तो ये हमारे पास हो जाता है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये हो गया N2 अपॉन N1, जहाँ पर 1 क्या है, 1 से 2 में अगर कोई लाइट जा रही है तो N2 अपॉन N1 करके हम उसे लिख सकते हैं, यानी V1 अपॉन V2 भी लिख सकते हैं, बोथ V1 और V2 इन मीटर पर सेकंड। या 1 अगर मान लीजिएगा ऐसा होता है कि लाइट कभी हम फोर्थ वाली लाइन में देख सकते हैं कि मान लीजिएगा लाइट कभी कभी ऐसा है कि जैसे एयर से वाटर में जा रही है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 और 2, कितना हो गया, 1 और 2। और अगर हो रहा है कि वाटर से फिर एयर में आ रही है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 2 और 1। तो उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि 1 और 2 बराबर 1 अपॉन 2 और 1, यानी इन्वर्स रेशो होता है। कितना रेशो, कैसा रेशो होता है, इन्वर्स रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा कि लाइट अगर एयर से वाटर में जाएगी और फिर वाटर से एयर में आएगी तो इन्वर्स हो जाएगी। उसके बाद स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, 1 और 2 = N2 अपॉन N1 साइन आई अपॉन साइन आर। ए इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एयर एंड वाटर, A&W, यानी कि लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है। ये बेसिकली जब वाटर ऐसा होता है तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ करके निकाल सकते हैं। लास्ट बात जो आपको याद रखनी है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸। उसके बाद ये पूरी टेबल मैंने आप लोगों के लिए सेट करवाई है, करी है ये।
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें सब टाइप के मटेरियल जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप देखते हैं एयर के अंदर कितना है, लगभग 1 के बराबर ही है, आइस के अंदर 1.31 है, और डायमंड के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 2.42 यानी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है डायमंड का है। तो इससे अगर हम डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 देख रहे हैं तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि लाइट की स्पीड डायमंड में जाने के बाद सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ हो रही है, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल आपको याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है टू रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जब भी लाइट कहाँ से ग्लास से होती हुई आगे जाती है, तो जब ग्लास से टकराती है तो वो क्या कहलाती है बेसिकली इंसिडेंट रे कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। जब वो ग्लास से बाहर निकलती है, ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है, तो वो कहलाती है इमर्जेंट रे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, अगर हम उसको सीधा सीधा ड्रॉ करें डॉटेड लाइन में, तो वो इस तरीके से जाती है, और जबकि इमर्जेंट होने के बाद वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है ना। तो दोनों में थोड़ा सा परपेंडिकुलर शिफ्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के अंदर क्रिएट हो जाती है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमारी तीन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो हमारा डिपेंड करता है कि ग्लास की थिकनेस कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। दूसरा हमारा डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है, और थर्ड बात उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो ये तीन बातों पर हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट या कितना कम होगा। वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब पे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको तीनों पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, की मतलब रिफ्रैक्शन होएगा ही नहीं। रिफ्रैक्शन ना होने का क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो रिफ्रैक्शन ना होने की हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, टू कंडीशंस। पहली ये है कि अगर इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाए। कितना हो जाए, अगर इंसिडेंट एंगल जीरो होगा तो उस टाइम पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब इंसिडेंट एंगल जीरो होगा तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, सीधी चली जाएगी, तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालेंगे जो अनडिफाइंड आएगा, उसकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो स्नेल्स लॉ भी फॉलो नहीं होता है। तो आपको ये बात रखनी है कि जब इंसिडेंस एंगल जीरो होता है उस टाइम पे स्नेल लॉ भी फॉलो नहीं होता। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द बाउंड्री, यानी कि परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है, यानी सीधी एंटर हो रही है, इंसिडेंट एंगल जीरो है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन नंबर 1 है। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 2 हमारे पास है कि अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों के दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है, यानी कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, दूसरी बाहर बाहर की मतलब विंडो से बाहर देख रहे हैं, और विंडो का जो है ना ग्लास की है, और फिलहाल हमने ग्लास खोल दिया, हटा दिया है, और हम विंडो के पास डायरेक्टली देख पा रहे हैं बाहर की तरफ। तो क्योंकि बाहर भी एयर है और अंदर का रूम के अंदर भी एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो उस टाइम पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे रिफ्लेक्शन में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमारा इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो वीडियो के अंदर, या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आगे शेयर